एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडुजन। तो जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी के एग्जाम आप जस्ट होने ही वाले हैं, क्योंकि आपके एलपी ग्रुप एलपी का एग्जाम हो चुका है आपका। ठीक है, टेक्नीशियन का एग्जाम हो चुका है। अब नेक्स्ट जो बारी है वो है एनटीपीसी की, जो कि आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्च एंड से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है एनटीपीसी में, जो कि आपके 30 क्वेश्चन मैथ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि आसान भी होते हैं। अगर आप सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर 1 में देखेंगे तो बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन। तो अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से लगा कर जा रहे हैं तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ के सेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे आज के सेशन में, मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम पार्ट वाइज लेके आएंगे। हम थोड़े थोड़े 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके क्या करेंगे, डेली डेली सॉल्व करेंगे, ताकि हमको क्या है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है हमारा रिवीजन होता चला जाए। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये सभी क्या है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी के 2019 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो सेंटेंस है ना, ट्वाइस एज ए गुड मैन, ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, इसका मतलब क्या होता है? अगर टाइम एंड वर्क आपने लोगों ने पढ़ा होगा तो टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा होगा इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, एक यूनिट टाइम में जो आदमी जितना काम करता है वही उसकी इफिशियंसी होता है। इसका मतलब मैं 1 घंटे में जितना काम करूंगा वो मेरी इफिशियंसी है, या 1 दिन में मैं जितना काम करूंगा वो मेरी इफिशियंसी है। ठीक है, तो बोला कि ये जो है ना, ट्वाइस गुड वर्क एज गुड ए वर्कमैन एज बी, इसका मतलब सेम टाइम पर ए जो है ना 20 से दुगुना काम करता है। इसका मतलब ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी का क्या है, दुगनी है। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखूंगा बी, तो यहाँ पर आप लिखो इफिशियंसी। तो अगर मैं एक बी की इफिशियंसी को एक अगर अज्यूम करूंगा तो ए की इफिशियंसी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि बोल रहा है कि ए क्या है, 2 गुना मतलब क्या है, वर्कमैन है। एज गुड ए वर्कमैन एज बी, यानी ए की इफिशियंसी बी के क्या है, डबल, सिंपल। ठीक है, और क्या बोल रहा है नेक्स्ट, टुगेदर दे फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, और दोनों मिलकर 10 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। अच्छा, इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ? इफिशियंसी का मतलब ये हुआ कि एक दिन में ए जो है 2 यूनिट काम करेगा, एक दिन में बी क्या करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। अब ऐसा समझ लो ना कि पेन बनाना, एक पेन बनाने की फैक्ट्री है, एक मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, एक मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है, 2 वर्कर है ए और बी। ए क्या करता है, एक दिन में 2 मोबाइल बना देता है। अब बी क्या करता है, एक दिन में एक ही मोबाइल बना पाता है। तो अगर मैं ये पूछूं कि एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर कितने मोबाइल बनाते हैं, तो आप बोलोगे ए तो 2 बनाएगा, बी 1 बनाएगा, तो दोनों मिलकर 2 प्लस 1 3 मोबाइल ही बना पाएंगे। ठीक है, और दोनों क्या करते हैं, 10 दिन में काम खत्म करते हैं। एक दिन में दोनों अगर 3 मोबाइल बनाते हैं तो 10 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितने मोबाइल बनाएंगे, 10 दिन में क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही मेरा क्या होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, एफिशिएंसी को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क आपको मिल जाता है, या नंबर ऑफ डेज से। तो दोनों का, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों का एफिशिएंसी 3 2 + 1 कितना है, 3 है, और दोनों 10 दिन तक काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, 30 यूनिट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इसी काम को अगर ए करेगा, मतलब इसी 30 यूनिट काम को अगर ए अकेले करेगा तो ए को कितना टाइम लगेगा इस 30 यूनिट काम को करने में। यानी ये ऐसे बोला कि अगर ये 30 मोबाइल को ए अकेले बनाएगा तो ए कितना दिन लगेगा एक मोबाइल बनाने में। तो टाइम टेकन बाय ए को कितना समय लगेगा, तो टाइम का फार्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है, 30 है, और ए की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। तो 30 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 15 दिन। इसका मतलब ए को 15 दिन लगेंगे अगर ए अकेले काम करेगा तो काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, आसान था, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि ए सोल्ड एन आइटम टू बी एट ए गेन ऑफ 25%। ए क्या करता है, कुछ सामान खरीदता है, और सामान खरीद के क्या करता है, वो बी को बेच देता है 25% प्रॉफिट पर। ठीक है, ये लिखो आप, इधर लिख लो आप ए, इधर लिख लो आप बी, इधर लिख लो आप सी। ठीक है, मैं ये अज्यूम करता हूं कि ए ने 100 रुपए में सामान खरीदा होगा। अब पेन ही पकड़ के चलो ना, ए ने 100 रुपए में एक पेन खरीदा। अब खरीद के क्या किया, बी को चिपका दिया, बी को बेच दिया। बी को बेच के क्या हुआ, उसको 25% का लाभ हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। तो 100 रुपए में मैंने खरीदा और बेचा मैंने, क्या हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब मैंने कितने में बेचा होगा, तो मैंने 125 में बेचा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब बी ने 125 में खरीदा, ऐसे बी ने 125 में खरीदने के बाद ए से क्या किया, सी को बेच दिया। अब सी को बेचा क्या, 12% लॉस पर बेचा। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस को ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, 100% कंसीडर करते हैं। या यूनिट में अगर हम पकड़े तो 1 यूनिट कंसीडर करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा मेरा क्या होता है, 100% या तो 1 यूनिट होता है।
ठीक है। अगर मैं किसी चीज को बेच रहा हूँ, प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, जैसे 20% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, तो कितना परसेंटेज में, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100% में तो मैं खरीद रहा हूँ, 20% प्रॉफिट में मैं सेल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं 120% में सेल कर रहा हूँ। अगर मैं 20% लॉस में बेच रहा हूँ, इसका मतलब मैं कितना परसेंट में बेच रहा हूँ, मैं 80% में बेच रहा हूँ, 100 से कम में बेच रहा हूँ। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ए बी जो है 12% लॉस में बेचता है, तो 12% लॉस का मतलब कितना परसेंटेज में बेच रहा है, तो 88% में बेचेगा। तो ए बी खरीदा कितना, 125 में, और बेचेगा कितना, 88% में। तो 125 का 88% निकाल लो ना, 25 चौके 100 होता है, 25 25 125 होता है, 4 से काटोगे कितना होगा, 22, 5 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 में होता है। इसका मतलब बी ने 125 में खरीदा और 12% लॉस में क्या किया, यानी 110 में बेच दिया। 12% लॉस, इसका मतलब 110 में बेच दिया। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू जो है ना, ये हमने क्या किया, अज्यूम किया खुद से। हमने ये अज्यूम कर लिया था कि ए ने 100 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब बोल क्या रहा है, इफ सी पेड रुपीज 231, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम फॉर ए। अब बोला अगर सी ने 231 रुपया पे किया है बी को, सी ने एक्चुअल में पे कितना किया, देखोगे तो 110 रुपए पे किया। तो बोला कि ए ने कितने में तब खरीदा होगा, तो ए ने 100 रुपए में खरीदा, 100 यूनिट में खरीदा। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते सी ने खरीदा कितना है यहाँ पे 110 में, लेकिन सी एक्चुअल में कितना में खरीदा, 231 रुपया में खरीदा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 110 यूनिट का मतलब ही क्या होगा, 231 रुपया होगा। हमसे ये पूछा है कि ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने 100 यूनिट में खरीदा, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है मुझे। ठीक है, 110 यूनिट का मतलब 231 रुपया है। ठीक है, तो यहां से देखो 11 से कट रहा है, तो 11 से दोनों तरफ कट रहा है, तो आप काट सकते हो, 11 से काटो, 11 के में 11 0, 11 दूना 22, 11 के में 11, इसका मतलब 10 यूनिट का मतलब कितना है, 21 रुपया है। हमको वैल्यू किसका निकालना, 100 यूनिट का वैल्यू निकालना। 10 का मतलब कितना, 21 है, तो यहाँ पर मुझे 100 चाहिए। तो एक काम करो ना, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यहाँ पे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे अगर तो 100 हो जाएगा, तो ये इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 21 इंटू 10 कितना होगा, 210 रुपया। ये हमारा आंसर है 210 रुपया, ऑप्शन सी। इसका मतलब ए ने 210 में खरीदा था, ठीक है, और सी ने अल्टीमेटली 231 रुपये में खरीदा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, इल्स रुपीज 150 मोर देन व्हेन सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस। पूछ क्या रहा है, बोल ये रहा है कि एक व्यक्ति, एक आदमी है, उसके पास एक सामान है, वो एक सामान को बेच रहा है, ठीक है, पहले 10% लॉस पे बेच रहा है। मतलब पहले क्या हो रहा है, उसको बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है, क्योंकि कम दाम में बेचा होगा, ठीक है। अब क्या बोला, अगर 10% वो प्रॉफिट पे बेचेगा तो उसको 150 रुपया का ज्यादा फायदा होगा, या उसको 150 रुपया का फायदा होगा, 150 मोर देन एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, इट्स रुपीज 150 मोर देन व्हेन सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। यानी ये बोलना चाह रहा है कि 110 में पहले मैं 10% लॉस पे बेचा, मैंने कुछ अमाउंट में बेचा। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, मैंने क्या किया ना, 500 रुपया में बेचा, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि 500 रुपया में बेचने पर ना मुझे क्या हुआ, 10% का लॉस हो गया, ठीक है। 500 रुपये में बेचने पर 10% का लॉस हो गया। अब क्या बोला, अगर मैं लेकिन 10% प्रॉफिट पे बेचूं तो 150 रुपया ज्यादा में बेचूंगा, और 150 रुपया ज्यादा में बेचूंगा, तो 500 से 150 ज्यादा कितना होगा, 650 होगा। यानी अगर 650 में बेच दूं तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होता है, आपको पता होना चाहिए। देखो उसको बनाएंगे कैसे हम, ये समझो आप। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है, ठीक। पहले मैं 10% लॉस पे बेच रहा हूँ। 10% लॉस पे बेचना का मतलब क्या होता है, कितना परसेंट पे बेचूंगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस में लिखता हूँ, ऐसे लिखो, सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखो, ठीक है। पहले 10% लॉस पे बेच रहा हूँ, 10% लॉस का मतलब 90% में बेच रहा हूँ। फिर जैसे ही मैंने दाम को 150 रुपया बढ़ा दिया, इसका मतलब 150 रुपया और ज्यादा में अगर मैं बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। अच्छा, 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 110% पे बेचूंगा। इसका मतलब पहले मैं 90% में बेच रहा था, अभी मैं कितना परसेंट पे बेच रहा हूँ, 110% पे बेच रहा हूँ। पहले मैं 90% में बेच रहा था, अभी मैं 110% पे बेच रहा हूँ। तो ये बताओ तो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना का है, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आप बोलोगे 20% का है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में डिफरेंस 20% का है, पर रुपीज में डिफरेंस कितना का आया, 150 का आया, ठीक है। परसेंटेज देखो, डिफरेंस इन परसेंटेज इक्वल टू डिफरेंस इन रुपीज, तो परसेंटेज में डिफरेंस आया 20 का, जबकि रुपीज में डिफरेंस कितना का आया, 150 का। तो हमसे पूछे कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है हमेशा कितना होता है, कॉस्ट प्राइस 100% होता है। तो 20% का मतलब 150 है, तो इसको 100 चाहिए बनाना है,
तो 100 बनाने के लिए इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 5 इंटू 20 100 हो जाएगा, तो इधर भी कर दो। 100% का मतलब कितना हो गया, 750 रुपया हो गया। आंसर यही आपका सीपी हो गया। ठीक है, सीपी का मतलब कितना हुआ, 750 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अ शॉपकीपर हैज 25 लीटर ऑफ ऑयल इन वन कैन। बोला कि एक दुकानदार है, उसके पास एक केन है या एक बॉटल है, कुछ भी समझो, उसमें क्या है, 25 लीटर तेल है। एक केन में 25 लीटर तेल है, इन वन कैन, एंड 45 लीटर्स इन अनदर कैन, और दूसरे केन में कितना, 45 लीटर तेल है। एक केन में 25 लीटर तेल है, दूसरे केन में 45 लीटर तेल है। द मैक्सिमम कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कंटेनर that can measure the oil of either container and exact number of times is। देखिए ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, कितना मतलब आसान क्वेश्चन, आपका मैक्सिमम कैपेसिटी पूछ रहा है, तो ऐसे पूछ रहा है आपसे। बोला कि एक केन में 25 लीटर का तेल है, दूसरे केन में 45 लीटर तेल है। अब आपको बोल रहा है कि द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, अब आपको एक कंटेनर चाहिए इसको मेजर करने के लिए, इसको नापने के लिए, तो मैक्सिमम कितना लीटर का मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंटेनर ले सकता हूँ जिससे दोनों नापा जाए, जिससे दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। इसका मतलब एचसीएफ पूछ रहा है, तो दोनों का एचसीएफ निकाल दो ना। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ ऑफ 25 को में 45 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास एक 5 लीटर का कंटेनर है, तो 5-5 करके 5 बार इसको नाप सकता हूँ, और 5-5 करके इसको 9 बार नाप सकता हूँ। इसका मतलब ये 5 लीटर से मैं दोनों को मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल था, एचसीएफ आपको पूछा था। देखिए अगर आप मतलब सीरियसली चाह रहे हो कि इस बार आपका एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का जो भी एग्जाम है आने वाला है, आप उसको निकालना चाह रहे हो, तो आईबीटी बेहाला में हमारा क्या रेलवे एसएससी बैंकिंग के लिए कोर्स चल रहा है, और रेलवे के लिए स्पेसिफिकली अभी क्या चल रहा है, एनटीपीसी स्पेशल और ग्रुप डी स्पेशल बैचेस भी चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको ऑब्वियसली क्या मिलेंगे, आपको ये देखिए जेनेसिस ऐप सपोर्ट मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट रेगुलर जो कि अपडेटेड होंगे, एग्जाम पैटर्न पे होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। स्मार्ट क्लासरूम होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस जो होंगे, या अगर आपको कोई क्लास अगर मिस हो जाता है तो वीडियोस भी आपके होंगे, तो वीडियोस आप क्लास को अपना कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज की भी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और अगर आप ये दिया गया नंबर, अगर आप अभी सीट बुक करते हो कोई, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्रक जो है ट्रैवल करता है 14 घंटे तक, अ ट्रक ट्रैवल्स फॉर 14 आवर्स। एक ट्रक 14 घंटे तक ट्रैवल कर रहा है, एंड कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक 14 घंटे तक ट्रैवल कर रहा है, और फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस को क्या करता है, वो 36 किलोमीटर की स्पीड से कवर करता है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। बचे हुए डिस्टेंस को फर्स्ट हाफ का मतलब ये इक्वल डिस्टेंस ये नहीं बताया कहीं। ठीक है, ये मान के चलता हूं, मैं इस पॉइंट को ए पकड़ता हूं, इस पॉइंट को मैं बी कंसीडर करता हूं, मैं मान लेता हूं कहीं पे ये पॉइंट सी है। अब ये सी क्या मिडिल में है, ये जरूरी नहीं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। बोला फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब ए से सी जा रहा है 36 किलोमीटर की स्पीड से, सी से बी जा रहा है 48 किलोमीटर की स्पीड से। बचा वो जो जर्नी है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक। तो टोटल डिस्टेंस कितने, ए से बी की दूरी कितनी है। ठीक है, और टोटल इसको कितना घंटे लग रहा है ट्रैवल करने में, 14 घंटे लग रहे हैं। मतलब ए से सी गया है और सी से बी गया है, तो टोटल 14 घंटे लगे। ठीक है, और ए से सी जा रहा है तो उसकी रफ्तार कितनी है, 36 किलोमीटर। सी से बी गया तो रफ्तार कितनी है, 48 किलोमीटर। हमसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे टोटल टाइम अलग अलग टाइम दिया होता है, आराम से हम निकाल लेते हैं कि ए से सी गया है 2 घंटा, या सी से बी गया तुम्हारा 12 घंटा, तो आराम से क्वेश्चन हो जाता। पर ये टोटल टाइम दे दिया। एक काम करो यहाँ से ना, ए से सी की रफ्तार दी हुई है 36 किलोमीटर, ए से सी गया तो रफ्तार कितनी है, 36 किलोमीटर है। सी से बी गया तो रफ्तार कितनी है, 48 किलोमीटर। आप ए से लेकर बी तक की क्या कर लो, आप एवरेज स्पीड निकालो। ए से लेकर बी तक की क्या करो, आप एवरेज स्पीड निकालो। तो आपको पता होना चाहिए कि मान के चलो कि अगर ये ए से लेकर बी है, अगर एक पर्सन x किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है और y किलोमीटर की रफ्तार से रिटर्न आ रहा है, तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या होती है, 2xy बाई x प्लस वाई होती है। ठीक है, तो अब वो फार्मूला लगाओ आप यहाँ पर,
यहाँ पर एक काम करो, आप एवरेज स्पीड निकाल दो पूरे जर्नी की। तो 2x का मतलब कितना होगा 36, y का मतलब कितना होगा 48 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, 48 प्लस 36, ठीक है। ये तो हुआ आपका एवरेज स्पीड हुआ, ठीक है। अब हमको चाहिए लेकिन डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमको एवरेज स्पीड तो मिल ही चुका है, टाइम पता ही है, तो डिस्टेंस ही निकल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना होगा आपका? डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड कितनी है? 2 इंटू 36 इंटू 48, इन दोनों को जोड़ दो, 48 प्लस 36 कितना होगा 84, इंटू टाइम कितना लगा रहा है 14 घंटा। सॉल्व कर लो, आंसर 14 6 के 84 होता है, ठीक है। 6 8 48 होता है, 8 दूनी 16 इंटू 36, 16 इंटू 36 करोगे कितना होगा 576 होगा। इतना किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ए से बी की दूरी कितनी है? 576 किलोमीटर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। पहले आप एवरेज स्पीड निकाल दो, फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको घर पे बनाओ। एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर का रेशियो दे दिया 5 4 है, एलसीएम बोल दिया 120 है, तो बोला कि दोनों नंबर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा, आप इसको बनाओ, बना के इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दो। और ये वीडियो आप चाह रहे हैं कि कंटिन्यू ये सीरीज में रखूं, एनटीपीसी का एग्जाम जब तक हो ना जाए, ग्रुप डी का जब तक एग्जाम हो ना जाए, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।